हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, अध्याय दूसरा, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। तो सबसे पहले पुष्पी पादप किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प पाए जाते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं, यानी कि इन्हें आवृतबीजी पौधे या अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं। दूसरा, पुष्प किसे कहते हैं। तो पुष्प जो होते हैं वो किसी भी पौधे का जनन अंग तथा रूपांतरित प्ररोह यानी कि मॉडिफाइड शूट होते हैं, तो उन्हें पुष्प कहते हैं। पुष्प पर जनन अंग यानी कि नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। कुछ पौधे एक लिंगाश्रयी भी होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुष्प की सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में। उसके बाद इस टॉपिक्स की और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, पुष्प को कुल दो समूहों में बांटा जाता है। जितनी भी संरचनाएं होती हैं उन्हें दो चक्र में बांटा जाता है, जिन्हें कहा जाता है जनन चक्र और सहायक चक्र। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक चक्र। तो पुष्प में जो बाह्य दलपुंज जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात ये वाली जो संरचनाएं यानी कि हरे रंग वाले जो भाग पाए जाते हैं इन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसके अलावा जो पंखुड़ियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें दलपुंज कहते हैं। तो ये दोनों संरचनाएं मिलकर सहायक चक्र बनाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनन चक्र की, तो पुष्प पर उपस्थित नर और मादा भाग यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों संरचनाएं मिलकर बनाते हैं जनन चक्र। पुष्प के अगर पुंकेसर की बात किया जाए तो पुष्प के पुंकेसर यानी कि परागकोश और पुंतंतु मिलकर के जो संरचनाएं बनाते हैं इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पुष्प के मादा भाग की अगर बात किया जाए यानी स्त्रीकेसर की, तो ये जो संरचनाएं जो दिख रहा है इसे स्त्रीकेसर कहते हैं। यानी कि स्त्रीकेसर तीन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। चलिए इसी डायग्राम को थोड़ा और डिटेल्स में दूसरे डायग्राम के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों को पुष्प में दिखाई दे रहा है नीचे संरचना, जिसे कहते हैं पेडिसल या जिसे हिंदी में कहते हैं वृंत या लोकल भाषा में कहते हैं डंठल। तो ऐसे पुष्प जिनके नीचे डंठल जैसी यानी पेडिसल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं सवृंत पुष्प यानी कि डंठल युक्त, या जिसे सवृंत पुष्प कहते हैं। इसके अलावा कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिन पर पेडिसल जैसी संरचनाएं नहीं भी पाई जाती यानी डंठल नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं अवृंत अथवा अंग्रेजी में कहते हैं सेसाइल। दूसरा जो संरचना जो दिख रहा है जैसे रिसेप्टिकल को थैलेमस भी कहा जाता है इस भाग को, जो कि पुष्प के ठीक नीचे पाया जाता है और थोड़ा सा फूला और उभरा हुआ भाग होता है। इसके अलावा जो रंगीन भाग जो दिखाई दे रहा है हरे रंग का, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, या बाह्य दलपुंज के इकाई को यूनिट को सेपल कहते हैं और दलपुंज के इकाई को यानी कि पंखुड़ियों की इकाई को पेटल कहते हैं। इसके अलावा स्टेमिन जैसी संरचना दिख रहा है, स्टेमिन को हिंदी में ही पुंकेसर कहते हैं और स्टेमिन दो संरचनाओं से मिलकर के बना होता है जिसे एंथर और फिलामेंट कहते हैं।
इसके अलावा इस साइड आप लोगों को दिखाई दे रहा है पिस्टिल। पिस्टिल 3 संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। पिस्टिल का मतलब स्त्रीकेसर। तो पिस्टिल 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को वर्तिका और ओवरी को अंडाशय कहते हैं। तो ये कुछ पुष्प के कुछ विभिन्न प्रकार के भाग। चलिए इस पुष्प के विभिन्न भाग को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे अगले स्लाइड में। इससे पहले कुछ पुष्प के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यह जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका नाम है रेफ्लेशिया आर्नोल्डी। यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। यह सामान्यतः इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इसके अलावा दूसरा पुष्प जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है, जिसका नाम है वुल्फिया ग्लोबोसा। तो यह संसार का सबसे छोटा पुष्प कहलाता है। तो चलिए पुष्प के जितने भी भाग होते हैं, यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर, इन सभी संरचनाओं को और थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है संरचना, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों संरचनाएं कहलाते हैं स्टेमीन। स्टेमीन अर्थात पुंकेसर। तो ये जो संरचना दिख रहा है इसे कहते हैं परागकोश, यानी कि एंथर को अंग्रेजी में परागकोश कहते हैं। तो परागकोश का ही यहाँ पर अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है, और इसमें इस डायग्राम में यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि इस एंथर के यानी परागकोश के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगला स्लाइड में देखें तो ये जो पीछे वाला जो संरचना जो दिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसी संरचना को अगले स्लाइड में दिखाया गया है, जिसे कहते हैं बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। यह संरचना पराग कण का यानी पोलेन ग्रेन का, या जिसे लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो ये जो 3-4 स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि पुंकेसर के बारे में, पुंकेसर की संरचनाएं हैं ये। अगला है स्त्रीकेसर के बारे में संरचना, जिसे कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो स्त्रीकेसर जो है वो मुख्यतः 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, ओवरी यानी कि अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ही ओव्यूल पाए जाते हैं यानी बीजांड पाए जाते हैं। यह संरचना है एक बीजांड का, यह एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है, जो कि सामान्यतः ज़्यादातर पौधों में इसी प्रकार का यानी एनाट्रोपस प्रकार का ही बीजांड पाया जाता है। यह आप लोग यह जो दिखाई दे रहा है संरचना है, यह परागण की क्रिया है। यानी कि परागण किसे कहते हैं, अभी आगे वाले टॉपिक्स में आएगा कि पुष्प के नर भाग से पराग कणों का पुष्प के ही मादा भाग के ऊपर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। एक बार और से रिपीट कर रहा हूँ कि पुष्प के नर भाग से पराग कणों का मादा भाग के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ये है वर्तिकाग्र। तो चलिए अब इस टॉपिक्स को थोड़ा और बुक के हिसाब से, आप लोगों को जो किताबों में जिस तरह से हेडिंग दिया हुआ है उसके अनुसार देखते हैं। तो पुष्पी पादपों में जनन की रूपरेखा, जो पहला नंबर हेडिंग है कि पुष्पी पौधों में किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, उसके बारे में सबसे पहले एक रूपरेखा यानी सारांश यानी कि समरी सबसे पहले देखते हैं कि पुष्प में लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो पुष्प की, चूँकि मैं बताया था कि लैंगिक जनन जो होता है एक जटिल और एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से पुष्प में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन्हें 3 समूहों में बांटा जाता है। जैसे पहला नंबर है निषेचन पूर्व
संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि निषेचन से पहले पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं और घटनाएं घटती हैं। और दूसरा नंबर है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि निषेचन के बाद, निषेचन पश्च निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं और घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में आज के टॉपिक्स में देखना है हमें। तो चलिए पहला हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ लिखा जैसे दिया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थल पुष्प होता है, जैसे मैं पहले ही बताया था। यह एक रूपांतरित प्ररोह होता है तथा बीजाणुद्भिद पौधों पर विकसित होता है। और लैंगिक जनन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसका स्टडी यानी अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर का ए जो यहाँ पर जो दिख रहा है कि पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में जानते हैं, पुंकेसर किसे कहते हैं। तो पुंकेसर जो होते हैं वो पुष्प का नर भाग होते हैं, यानी मेल पार्ट्स होते हैं। और जब पुंकेसर परागकोश यानी कि एंथर और फिलामेंट यानी कि पुंतंतु से मिलकर बना होता है। तो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर पर परागकोश पाए जाते हैं। पुंकेसर के ऊपर परागकोश पाए जाते हैं और परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ यानी माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। यह एक थैली जैसी संरचना होती है, रिक्त स्थान होता है जिसके अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है, सबसे पहले लघु बीजाणु किसे कहते हैं, मैं अभी पहले बताया कि पराग कणों को ही लघु बीजाणु भी कहा जाता है। और जनन शब्द जहाँ पर भी लग जाए तो इसका अर्थ होता है कि उन संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, यानी वो बन रहे हैं। जैसे कि लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण हो रहा है, तो पराग कणों का निर्माण होने की क्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और यह लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। और यह लघु बीजाणुधानी किस में पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है। और परागकोश पुंकेसर पर स्थित होता है। अगला नंबर देखते हैं लघु बीजाणु यानी परागकण। परागकणों का निर्माण यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा। और उसके बाद अर्थात परागकणों के निर्माण हो जाने के बाद परागकण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और वह संरचना नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। तो ये संरचना आप लोग देख रहे थे, यानी कि पुंकेसर से लेकर और परागकण का विकास तक, ये केवल नर भाग के बारे में है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये संरचना जो सारे के सारे हैं ये सब के सब मेल पार्ट्स के लिए यानी पुंकेसर के लिए है। तो पुंकेसर के ऊपर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, सबसे पहला पुंकेसर के ऊपर परागकोश पाए जाते हैं। उसके बाद परागकोश के अंदर ही लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। उसके अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है जिसके द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं यानी परागकण बनते हैं। और परागकणों का फिर से विकास होता है तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो चलिए इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, यानी कि अंडप के बारे में। अंडप यानी कि पुष्प का मादा भाग के बारे में। अंडप जिसे अंग्रेजी में कहता है कार्पेल। अभी मैं बताया कि अंडप जो होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंडाशय के अंदर अंडप के अंदर अंडाशय जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं यानी ओव्यूल पाए जाते हैं। और बीजांड जो होते हैं बाद में निषेचित होकर विकसित होकर
बीज का निर्माण करते हैं। उसके बाद बीजांड के अंदर ही, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया देखने को मिलती है, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इस प्रकार से मेगा स्पोर क्या होते हैं, दूसरा नंबर है मेगा स्पोर, यानी कि गुरु बीजाणु क्या होते हैं, यह पुष्प का मादा भाग का जो है वो संरचनाएं होती हैं, यानी कि जो कि मादा युग्मक का निर्माण करते हैं बाद में। इसके बाद देखा जाए तो भ्रूणकोश का निर्माण होता है, यानी कि निषेचन के बाद भ्रूणकोश का निर्माण होता है और मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं, यानी कि मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्रिया जो है वो है पुष्प के मादा भाग के बारे में। यानी कि अगर मादा भाग की बात किया जाए तो अंडप में अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय में बीजांड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं, और इसी के अंदर गुरु बीजाणु जनन, यानी कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणुओं के निर्माण होने की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और उसके बाद फिर भ्रूणकोश बनता है ये, यानी और भ्रूणकोश के बाद फीमेल गेमिटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अगला नंबर देखते हैं इसी में परागण। परागण किसे कहते हैं, तो अभी मैं परिभाषा बताया था कि पुष्प के नर भाग से, यानी कि परागकोश से, पुष्प के परागकोश से पराग कणों का पुष्प के मादा भाग या अर्थात वर्तिकाग्र के ऊपर होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। यानी कि पराग कणों का पुष्प के मादा भाग पर स्थानांतरण होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। तो परागण होता है। उसके बाद दूसरा अगला नंबर है, तीसरा नंबर परागण। परागकण अर्थात पोलेन ग्रेन। परागकण के बाद क्या होता है कि अंडप अंतः क्रिया। जब परागकण पुष्प के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंच जाते हैं, तब जाकर के इनके बीच एक अंतः क्रिया होती है। इसी अंतः क्रिया को कहते हैं पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। यह अंतः क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र होता है वह आइडेंटिफाई करता है पराग कणों का कि यह परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यानी जर्मिनेट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। यह निर्धारण पुष्प के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो नर और मादा भाग यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन के अंतर्गत दो संरचनाएं, दो घटनाएं घटती हैं। पहला युग्मक संलयन होता है और दूसरा त्रिसंलयन होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आवृत बीजी पौधे पाए जाते हैं उन सामान्यतः सभी आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया देखने को मिलता है। यानी कि निषेचन की क्रिया दो बार होता है। दो बार कैसे होता है, जैसे अभी मैं बताया कि परागकण जो संरचनाएं पाए जाते हैं, इन परागकणों में दो नर युग्मक बनते हैं। दो नर युग्मक बनते हैं तो एक नर युग्मक क्या करता है कि जो मादा वाला भाग पाए जा रहे हैं यानी मादा युग्मक के साथ मिलता है, संलयित होता है। यानी कि एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है, उसे फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। तो इस एक बार निषेचन हुआ। दूसरा जो नर युग्मक पाया जाता है वह भ्रूणकोश में स्थित एक संरचना होती है जिसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। उस द्वितीयक केंद्रक के साथ वह निषेचित करता है और इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण करता है, यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया दो बार देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। फिलहाल निषेचन और द्विनिषेचन ये आगे अगला टॉपिक्स में आएगा, तो उसमें आप लोगों को
पूरी डिटेल्स में और मैं बताऊंगा। अगला नंबर है, तीसरा नंबर, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, अर्थात निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं का निर्माण होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो पहला नंबर है भ्रूणपोष का निर्माण, अर्थात एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, बीज और फल जैसे संरचनाएं बनते हैं, और इसके अलावा बहुभ्रूणता और असंग जनन जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलता है। भ्रूणपोष की बात करें तो भ्रूणपोष का विकास का मतलब कि ऐसे उत्तकों का निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद भ्रूणकोश के अंदर, ध्यान रहे भ्रूणकोश दूसरा संरचना होता है, भ्रूणपोष दूसरा चीज़ है। तो भ्रूणकोश के अंदर यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर भ्रूणपोष जैसी संरचना यानी उत्तकों का निर्माण होता है, और यह भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जो नारियल में जो गड़ी वाला भाग जो होता है, गड़ी जो खाने वाला जो भाग होता है, उसी को भ्रूणपोष कहते हैं। अर्थात उस भ्रूणपोष को खाया जाता है, वो खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा भ्रूण का विकास होता है, और जो पुष्प में जो मादा वाला भाग जो पाया जाता है, यानी कि जो अंडाशय जो पाया जाता है, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है।